प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्याय 16 के पाठ वायु एवं जल प्रदूषण पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का चौथा और अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। द्वितीय प्रदूषक है और इसके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीनों प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो सही विकल्प होगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। दूसरा प्रश्न है, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है और इसके विकल्प हैं ठोस कण, तरल कण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म ठोस या तरल कणों के बादल को एरोसोल कहा जाता है, जिसका एक उदाहरण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा दोनों। तीसरा प्रश्न है, विश्व तापन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है और इसके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो विश्व तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों उत्तरदायी हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थानों को सही शब्द से भरिए। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधित रोग हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घटा देती है। धूम कोहरा धुआं और कोहरा से मिलकर बनता है। CFC गैस के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। तीसरा प्रश्न, विश्व तापन से आप क्या समझते हैं? सूर्य से आने वाले विकिरण का लगभग 40% धरती के वातावरण तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में लौट जाता है। 25% वातावरण में अवशोषित हो जाता है तथा शेष 45% विकिरण ही पृथ्वी के धरातल तक पहुंच पाता है और पृथ्वी की सतह को गर्म कर देता है। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करती है। ये विकिरणें ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि के आवरण को पार नहीं कर पाती तथा इनसे परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी की ओर लौट जाती हैं। ये रुकी हुई किरणें पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं और पृथ्वी के तापमान में होने वाली इस वृद्धि को ही विश्व तापन अथवा विश्व उष्णन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो किरणें यहाँ पृथ्वी से टकराकर लौट गई, यही किरणें विश्व तापन के लिए जिम्मेवार होती हैं। चौथा प्रश्न है, CNG और LPG का विस्तारित रूप लिखिए। इनका उपयोग किस प्रकार प्रदूषण कम कर सकता है? तो CNG का फुल फॉर्म होगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है, और LPG हुआ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। इन ईंधनों को स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि इनसे धुआं और विषैली गैसें कम निकलती हैं। इस प्रकार ये दोनों प्रदूषण कम करने में सहायक है। पांचवा प्रश्न, उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर, गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इसी तरह से
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल वाष्प के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाता है। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं और तब इन्हें अम्ल वर्षा कहा जाता है। छठा प्रश्न है, जल प्रदूषण को कम करने के उपायों को लिखें। निम्नलिखित उपायों के द्वारा जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पूजा की सामग्री, घर, गली मोहल्ले की गंदगी, लाशों आदि को नदियों में प्रवाहित नहीं करना। घरों का बचा हुआ खराब तेल, ग्रीस आदि को नालियों में नहीं बहाना। घर की बची हुई दवाओं, रसायनों, फिनाइल का पानी आदि को सिंक या शौचालय के पैन में नहीं डालना। समाज को इकाइयों में बांटना, जैसे कि हम मोहल्ला, वार्ड या एक गांव को एक इकाई बना सकते हैं, और कोशिश करनी है कि प्रत्येक इकाई का कचरा उसके अंदर ही खपाया जाना चाहिए या उस कचरे से जैविक खाद बनाई जानी चाहिए और उस खाद का उपयोग पेड़ पौधे लगाने में करना चाहिए। निर्माण स्थलों का गंदा पानी, उद्योगों से निकला जल आदि को बिना उपचारित किए नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए। खेतों में कृत्रिम रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी का उपयोग कम करना चाहिए। नालों के पानी को नदी में गिरने से पहले उपचारित किया जाना चाहिए। नदी, नालों, तालाबों, कुओं आदि की नियमित सफाई करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि छठ पर्व के अवसर पर जलाशयों की सफाई की जाती है, तो इसी तरह से इनकी जलाशयों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। तालाबों के पानी में नहाना, धोना, बर्तन साफ करना, जानवरों को नहलाना, यह सब कम कर देना चाहिए और यदि संभव हो तो बंद कर देना चाहिए। चापानल के पास बर्तन धोना, नहाना, शौच करना, जूठा भोजन नाली में डाल देना, प्लास्टिक, कागज के टुकड़े, फटे मोजे, जूते चप्पल आदि को नाली में फेंक देना, इन सभी कार्यों से बचना चाहिए। मतलब हमें अपने चापानल के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए जल संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जो उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं उन पर भारी अर्थदंड जुर्माना लगाया जाना चाहिए और सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। तो इन सभी उपायों के द्वारा हम लोग जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी की जगह आदर्श ईंधन गोबर गैस और एलपीजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम धुआं और दूषित गैसें बाहर निकले। अपशिष्ट गैसों और धुएं का पूर्ण ऑक्सीकरण करा दिया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। स्वचालित वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हों। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। साथ ही साइकिल, ई रिक्शा आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और नजदीक की जगहों पर हमें पैदल ही जाना चाहिए। वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े शोषक हैं। और बच्चों, यही कारण है कि प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जाता है। कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए तथा चिमनियों पर फिल्टर लगवाने चाहिए। इससे आसपास के स्थानों में प्रदूषक गैसों में कमी आती है। दिवाली, नव वर्ष, विवाह समारोह आदि अवसरों पर पटाखों का बहिष्कार कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, इनके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आवागमन में बाधा डालने वाली पार्किंग से बचना चाहिए।
चौराहे के क्रॉसिंग या लाल बत्ती में जब हम खड़े हों तो हमें अपने वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को धूम्रपान से बचने की सलाह देनी चाहिए। खुले में शौच करने से बचना चाहिए, क्योंकि मल मूत्र में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायु को प्रदूषित कर सकते हैं। जैसे पोलियोग्रस्त बच्चे के मल में उपस्थित पोलियो वायरस हवा के द्वारा ही फैलता है। सरकार द्वारा वायु की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और पर्यावरण स्वच्छता हेतु जन चेतना कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो इन सभी उपायों के द्वारा हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। 8वां प्रश्न, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? पेयजल के अशुद्ध होने से हमें निम्नलिखित बीमारियां हो सकती हैं। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से मनुष्यों में फ्लूरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। शीशा युक्त जल के सेवन से पागलपन, मस्तिष्क तथा किडनी की बीमारी हो सकती है। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से चर्म रोग, फेफड़ों का कैंसर आदि कई रोग होते हैं। 9वां प्रश्न, हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है, कैसे? सामान्यतः पौधा घर प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगर यह न हो तो पृथ्वी का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, किंतु अब इसकी अत्यधिक वृद्धि संपूर्ण विश्व में चिंता का विषय है। इसके कारण हिमनद पिघलने लगे हैं, जिससे समुद्र तटीय शहरों के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। कम तापमान पर रहने वाले जंतुओं, पौधों तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है और ये सभी कुप्रभाव गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ही उत्पन्न हुए हैं। तो बच्चों, ये थे वायु एवं जल प्रदूषण पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन उत्तरों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।